शुरू करते हैं आज की अपनी डाउट सेशन की क्लास, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। किसी व्यक्ति को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी को क्या करना है, कवर करना है। यदि इस दूरी का 2/3, कौन सी दूरी की बात कर रहा है, इस 387 किलोमीटर की डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 387 का 2/3 हो जाएगा 258 किलोमीटर। 5/7 समय में किसका, 21 घंटे का 5/7 समय कितना आ जाएगा, 15 घंटे। इस 15 घंटे में क्या करता है, तय करता है। तो शेष दूरी, अब दूरी कितनी बची है, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। शेष समय, समय कितना बचा हुआ है, 15 घंटे तो उसने कवर कर लिया है। अब घंटे कितने बचे हैं, 6 घंटे का समय बचा हुआ है। तो कितनी चाल होनी चाहिए, बटे 6। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। तो वो तय समय में अपनी 387 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। m का मान बताना है, टू द पावर 7, टू द पावर 10, टू द पावर 9। यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहले हम बेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। बेस को सेम करने के लिए यहाँ पर बेस क्या है, रिवर्स में है। अगर हमें बेस को रिवर्स करना है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन पावर रिवर्स कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर -n। सेम यही प्रोसेस कर देंगे। 11/10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10/11 टू द पावर -7। तो इसका क्या हो जाएगा, जब बेस इक्वल हो जाएंगे तो बेस हम कंपेयर कर देंगे, क्या बचेगा, माइनस, सिर्फ पावर बचेगी, -7 + 10 -9। यहाँ पर 10/11 है तो पावर कैसी ही रहेगी, प्लस में रहेगी। यहाँ पर 11/10 है, इसको क्या किया, 10/11, तो पावर कैसी हो जाएगी, -7। यहाँ पर 11/10 है, 10/11, पावर कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इज इक्वल टू 3m + 17। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -23/3। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -23/3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया 7/8। तो हमें बताना है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, -1 - cos थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा के। और cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/7। क्या आ जाएगी, 8/7। ठीक है, देखो ये कैसे आया है, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा अपान cot थीटा। और ये cot थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली cot थीटा। और cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/7। अगर tan थीटा बराबर 7/8 दिया गया है तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना है कि पहले कितने % का लाभ हुआ। हमें नहीं दिया गया कितने % का लाभ हुआ। सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या है, अगर पहले सेलिंग प्राइस क्या था, x था, बाद में सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2 गुना हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बाद में कितना हो गया, 2 गुना हो गया।
प्रॉफिट पहले अगर y था, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 11y हो रहा है, 11y हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, 11 गुना प्रॉफिट हो गया है। अगर हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 11y, 2x माइनस 11y। इस सेलिंग प्राइस में ये प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को माइनस कर दिया, और पहले वाले में सेलिंग प्राइस ये था और प्रॉफिट ये था, माइनस कर दिया तो हमारा ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो x अपान वाई कितना आ जाएगा, x अपान वाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 अपान 1। 10 अपान 1 का मतलब क्या हो गया, अगर सेलिंग प्राइस पहले 10 था तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 9 कॉस्ट प्राइस रहा होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, तो कितना परसेंट हो गया, 11 होल 1 अपान 9% का प्रॉफिट हो गया। प्रारंभिक प्रॉफिट कितना था, 11 सही 1/9%, 11 होल 1 अपान 9% का प्रॉफिट था। अगला क्वेश्चन, यदि विशाल नाव से धारा के प्रतिकूल 184 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल कितना आ जाएगा, 184/48। कितना आ जाएगा, 184/48। कितने से काट दो, 8 से काट दो, 8 छंग 48 और ये 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना आ जाएगा आपका 23/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल है। क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल। और क्या दिया गया, धारा के अनुकूल 12 घंटे का समय लगता है कि 184 किलोमीटर की ही दूरी को कवर करने में। तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगी, नाव की चाल और धारा की चाल 184/12, 184/12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, 4 छंग 24, 46/3 घंटे, 46/3 किलोमीटर पर आवर। कितनी चाल आ गई धारा के अनुकूल, 46/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल चाल है। हमें क्या बताना है, धारा की गति बताना है। अगर आपको नाव की गति बताना है, नाव की चाल बताना है, तो दोनों को जोड़ करके क्या कर देते हैं, आधा कर दो। और अगर धारा की चाल बतानी है तो दोनों को घटा करके आधा कर दें। जब दोनों को घटाएंगे तो y क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 46/3 माइनस 23/6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11.5। कितना आ जाएगा 11.5। अभी हमें 2y आया, धारा की चाल क्या है y, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11.5/2। 11.5 का भी आधा करना है, 11.5 का आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे 5 आएगा। तो ये सब ऑप्शन होंगे नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5.75। कितना आ जाएगा 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या आ जाएगी 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। 6m² + 6m + 2 इज इक्वल टू 0 का मूल बताना है, हमें m की वैल्यू बतानी है। अब बराबर इक्वल टू हमें किसके लाना है, 0 लाना है। तो 0 तभी आएगा जब यहाँ पर कोई माइनस का बनेगा, तभी तो +2 में माइनस होगा, हो करके वो 0 बनेगा। अब जो भी ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन होगा नहीं, पहला ऑप्शन m का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्लस में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, या फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना लीजिएगा। द्विघात समीकरण से भी आ जाएगी m की वैल्यू, 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, 1/2 इसको सॉल्व करते हैं। इसको रखेंगे 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर कितना रखेंगे माइनस का, ये आ जाएगा आपका 3।
माइनस का 3 प्लस का 2, ये तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब 1/2 तो होगा ही होगा, 1/2 होगा ही होगा, सब में है, ठीक है। माइनस का 1/2 होगा। अब चेक कर लेते हैं इसमें से -4 होगा या फिर दूसरा कौन सा मूल होगा, दूसरी कौन सी संख्या होगी, ठीक है। -4 चेक कर लेते, -1 चेक कर लेते, -4 से इसको स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये तो नहीं बन पाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 4। उसके बाद माइनस का 6 प्लस का 2, ये भी क्या बनेगा, = 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, हमें यह बताना है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लगा हुआ है, किसी का होगा, नहीं आया होगा, चलिए ठीक है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दी गई है 855 किलोमीटर। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो डिस्टेंस कितनी है, 855 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 855 किलोमीटर की है। एक की चाल, एक ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल कितनी है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोनों ही ट्रेन विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है, आ रही हैं, ठीक है। 45 मिनट के बाद स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन चलती है। दूसरी जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन के चलने के 45 मिनट बाद, ठीक है। अब ये 45 मिनट में जो पहली ट्रेन है ये 45 मिनट में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम लेकर के आना कि जितने समय ये छूट रही है उतने समय ये छूटे, तब इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी, उसके बाद इन दोनों ट्रेनों की बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले पता करते हैं कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ये 45 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया गया, 45 मिनट, 45/60, 15 × 45, 15 चौको 60, और इसको 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20, 4 चौक 16, 54, और ये कितना आ जाएगा, 12 और 5 × 15, 162 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करेगी, कवर कर चुकेगी कितनी देर में, ठीक है। 162 किलोमीटर की ये डिस्टेंस को कवर कर चुकेगी कितनी देर में, 45 मिनट में। अब 162 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ट्रेन कहीं यहाँ पर आएगी जा करके। अब इन दोनों ट्रेनों के बीच, स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बची है, अब इन दोनों ट्रेनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी बची है भाई, 855 थी, 162 किलोमीटर चल चुकी है, कितना बचेगी, 755, और 55 और माइनस कर देंगे, 700 बचेगा, ठीक है ना। अब कितना बचा है, और इसमें 7 और माइनस कर दें, ठीक है ना, 693 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी बची है, 693 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। अब ये ट्रेन एक दूसरे को कब मिलेंगी, ठीक है, कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो डिस्टेंस कितनी है, 693 किलोमीटर की। विपरीत दिशाओं से आ रही है तो चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, हमें बताना है कितनी दूरी पर मिलेंगी, चलो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइम पता करना है, कितने समय में मिलेंगी। विपरीत दिशाओं से आ रही, कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11, ये हो जाएगा, और 1 1 2 1 3, और ये 231,
कितने टाइम जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 घंटे में ये मिलेंगी। कितने घंटे में मिलेंगी, 3 घंटे में ये एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। लेकिन कितनी दूरी पर, ठीक है, हमें बताना है। तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन ए से यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगी भाई, ठीक है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 3 घंटे में मिलेंगी, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से 3 घंटे में भी मिलेंगी, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये कितना 600 और ये आ जाएगा आपका 648 किलोमीटर पर, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से मिलेंगी। और 162 किलोमीटर तो वो ट्रेन पहले चल चुकी है, तो 162 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 2 10 6 4 10 810 किलोमीटर पर स्टेशन ए से मिलेंगी। अगर ये पूछता कि कितने समय बाद मिलेंगी, तो 3 घंटे में मिलेंगी। स्टेशन ए से दूरी पूछ रहा है, यहाँ से ये 3 घंटे में मिलेंगी आकर के, लेकिन यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ से पूछता तो 648 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलती, लेकिन यहाँ से स्टेशन ए से पूछ रहा है, तो ये 162 किलोमीटर की दूरी जो तय कर चुकी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी नहीं लगा पाए। द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए, जिनकी आयु 17 और 18 वर्ष है, 50,400 रुपए की वसीयत छोड़ी। उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा बताना है, कितने रुपए का हिस्सा है, ठीक है। राशि कैसे मिल रही है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और समान राशि मिल रही, बराबर अमाउंट मिल रहा है। अगर पहले वाले का, छोटे वाले का प्रिंसिपल P1 है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, हर साल 10% मिल रहा है, मतलब 11/10 मिल रहा है। तो छोटे वाले बेटे को 17 साल का है, 20 वर्ष में, मतलब 3 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। 3 सालों में कितना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल का 11/10 की पावर 3 हो जाएगा। जबकि छोटे वाले का प्रिंसिपल कितना है, P2 है, और इसे कितना मिल रहा है, 2 सालों में मिल रहा है, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का अमाउंट क्या है, दोनों का अमाउंट बराबर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10/11, कितना हो जाएगा 10/11। अगर पहले वाले ने, छोटे वाले ने, ठीक है, 10 रुपए इन्वेस्ट किया गया वसीयत में, और बड़े वाले लड़के को 11 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन इसका टाइम 3 सालों के लिए था, इसका टाइम 2 सालों के लिए था, इसलिए इन दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। दोनों का अमाउंट कितना हो गया, 21 यूनिट हो गया, और ये 21 यूनिट की वैल्यू दी गई है 50,400। कितना दी गई है, 50,400 दी गई है। हमें क्या बताना है, हमें छोटे वाले का वर्तमान हिस्सा बताना है। इस 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, 21 दूना 44, 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा 64, और ये 21 नहीं है 63, 23, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 21 दूना 42, ठीक है, 21 दूना 42 और 21 चौको 84, कितना हो जाएगा 2400 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट भी कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 10 गुना हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा 2400 का, ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट 24,000 रुपये। कितना अमाउंट आ जाएगा 24,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। कितना अमाउंट आ जाएगा 24,000 रुपये आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी 4, 20, 100 ... 62,500 में कितने पद होंगे, हमें पदों की संख्या बतानी है। तो गुणोत्तर श्रेणी का पदों की संख्या an = क्या होगा, a1 × r⁻n - 1। ये गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना है।
अब AN हमें पता है टोटल कितने पद दिए गए हैं, लास्ट पद 62,500 है। कितना है? 62,500 है। प्रथम पद पता है कितना है? 4 है। A1 क्या है? ये प्रथम पद है। R क्या है? R यहाँ पर बोलते हैं R को सर्वांतर, डिफरेंस सर्वांतर। कितना है? अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं? R कैसे निकालते हैं? A2 अपान A1, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना है हमेशा? ठीक है, 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? सर्वांतर R बराबर 5 आ जाएगा। आप किसी भी टर्म से निकाल लीजिए, आप 100 को 20 से भाग कर दीजिए, 5 आएगा। सभी में सर्वांतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। एक समांतर श्रेणी होती है जिसमें -A2 -A1 किया जाता है, वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ गई? 5। R की वैल्यू कितनी आ गई? 5 की पावर n-1। हमें यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है। n की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगा? अब 4 से इसको 100 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब ये 5 की पावर में है तो इसे भी 5 की पावर में बना लेंगे, तो ये 625, 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 4, और ये 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो ये दोनों 5 की पावर कितनी हो गए? 6। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इज इक्वल टू 5 टू द पावर n-1। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? पावर भी सेम। 6 इज इक्वल टू n-1, देन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। पावर कितने पद होंगे? 7 पद होंगे। कितने टर्म होंगे? 7 टर्म होंगे। एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 1,94,616 के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है। हालांकि उसे क्रमशः 10% और 15% की क्रमागत छूट देनी पड़ती है, तो अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य बताना है। अगर अंकित मूल्य x रहा होगा, ठीक है ना, अंकित मूल्य अगर x रहा होगा तो 10% की छूट देता है। 10% की छूट देगा तो कितने की बेच रहा है? 9/10। ठीक है, 15% का मतलब 3/20। अगर 20 रुपए का सामान है तो 3 रुपए की छूट दे रहा। बेच कितने का रहा? 17 यूनिट का बेच रहा है, जबकि बेचा कितने का? 1,94,616 का बेचा। बेचा कितना? 1,94,616 का बेचा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 1 बचेगा, और 9 का 9, 5 बचेगा। ठीक है, और 9 4 54, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 21,624। कितना आ जाएगा? 21,624 आ जाएगा। अब 17 से काट दीजिए, 17 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 17 से काटेंगे, 17 1 जा 17, कितना बचेगा? 4, और ये 17 दूना 34। ठीक है ना, और ये कितना बचेगा? ये कितना बचा था? 4, और ये 46, 17 दूना 34। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1272। कितना आ जाएगा? 1272। कितना आ जाएगा? 1272। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1272 गुणे 20 गुणे 10। ठीक है, ये x क्या है? हमारा मार्क प्राइस है। x क्या है? मार्क प्राइस है। 2 से गुणा कर दीजिए, 4, और ये 4, और ये 25, और 2 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2,54,400। कितना आ जाएगा? 2,54,400। कितना आ जाएगा? जितना आया है। एक बाल्टी में द्रव A और B का अनुपात 16:17 है। मिश्रण से 132 लीटर को निकालकर उसे 132 लीटर द्रव B में भर दिया जाता है। अब अनुपात 5:6 हो जाता है। पहले द्रव का अनुपात कितना था? 16:17 था। अब इस मिश्रण से 132 लीटर निकाल लिया गया। इस मिश्रण से 132 लीटर क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। निकालने के बाद भी अभी भी अनुपात क्या रहेगा? 16:17 रहेगा। जब तक इसमें कोई बाहरी सामान मिलाया नहीं जाता है तब तक ये अनुपात नहीं बदलने वाला है। ठीक है, अब क्या किया गया? 132 लीटर द्रव B से भर दिया गया। अब B में क्या कर दिया गया? 132 लीटर द्रव भर दिया गया।
ठीक है। भरने के बाद अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। भरने के बाद अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितना था, 16 लीटर था। ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, 5 लीटर बचा। पहले अगर 16 लीटर था, अभी भी 16 यूनिट होना चाहिए। भाई द्रव ए में तो कुछ किया नहीं गया है, द्रव ए तो उतना ही रहना चाहिए। द्रव बी में मिलाया गया तो द्रव बी का रेशियो चेंज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर 16 से 5 हो गया। सबसे पहले हम द्रव ए को बराबर करेंगे, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब द्रव ए कितना हो गया, 80 यूनिट हो गया। अब द्रव हमारा कितना हो गया, ये 80 हो गया और ये कितना हो गया, 85 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 80 हो गया और ये 96 हो गया। ठीक है। द्रव ए पहले भी 80 था, अब भी 80 है। ये कितना हो गया, 96 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 132 लीटर मिला दिया गया। मिलाए कितना गया, 11 यूनिट। ये 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 132 लीटर है दी गई है। तो कितने गुना है, 12 गुना है। ठीक है। तो क्या बताना है, प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा बतानी कितनी है। प्रारंभ में कितना था, 85 गुणे 12 कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 6 और 12 टे 96, 6 102, 1020। ये 1020 कब था, जब 132 लीटर निकाला नहीं गया था। ये 132 लीटर न द्रव ए से निकाला गया न द्रव बी से निकाला गया, ये ए और बी का मिश्रण निकाला गया। अब मिश्रण निकाला गया तो इसमें ए भी आया होगा, बी भी आया होगा। ए और बी कितने थे, 16 और 17 था, मतलब 33 यूनिट था। 33 यूनिट की वैल्यू 132 लीटर दी गई थी। कितने गुना है, 4 गुना है। तो कितना निकाला गया था, 17 यूनिट निकाला गया था। 17 यूनिट था, 17 चौको 68 लीटर द्रव बी निकाला गया था। तो प्रारंभ में द्रव बी कितना था, 1088 लीटर। प्रारंभ में द्रव बी कितना था, 1088 लीटर था। अगला क्वेश्चन, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धा आश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। उसने बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट वाली क्लास में कराया था। इसका सेम यही क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी करा दिया था, आप लोग उससे देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में AE एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है। एक त्रिभुज ABC है, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AE एंगल BAC का कोण द्विभाजक है तथा AD BC के लंबवत है। AD क्या है, BC के लंबवत है। अगर ये आपका A है, ये B है और ये C, ये त्रिभुज ABC ही हो गया। और AD क्या है, BC के लंबवत है। AD क्या है, BC के लंबवत है। ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। क्या परपेंडिकुलर हो गया, AD BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और AE BAC का क्या है, कोण समद्विभाजक है। AE क्या है, BAC का कोण समद्विभाजक है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, AE। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, एंगल को दो बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्या कह रहा है, ABC का मान 84 है, ये कितना दिया गया है, 84 डिग्री का दिया गया है। और ACB ये 23 डिग्री दिया गया है।
तो हमें क्या बताना है, DAE का मान बताना है, DAE का मान बताना है, इस एंगल का मान बताना है, बीच वाले एंगल का मान बताना है, DAE का मान बताना है। क्या हो जाएगा, 84 माइनस 23 बटे 2, 84 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 1 और ये 61, सॉरी ये 32 दिया गया है आपका, ये 32 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका, 52/2 कितना आ जाएगा, 26 डिग्री, 26 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। ये आया कहाँ से, इसको भी समझ लेते हैं। ये 84 है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 84 है, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 और 84 174, ये कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 84, ये 32 है, कितना हो गया, 4 2 6 8 3 11, ठीक है, 116 डिग्री का ये दोनों एंगल आ गए। तो ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये आपका टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ठीक है। ये 80 नहीं 60 और 60 में 4 और जोड़ देंगे 64 आ जाएगा। कितना होगा, ये आपका कंप्लीट एंगल जो बनेगा, ये कंप्लीट एंगल 64 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर एक खींचा गया है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये कितना होगा, 32 डिग्री का होगा। और आपका ये इतना कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी 32 डिग्री का होगा। कितना होगा, ये भी आपका 32 डिग्री का होगा। कितना होगा, 32 डिग्री का। ये 32 है, ये 90 है, 32 90 9 3 12, कितना हो गया, 122 डिग्री का हो गया। 122 डिग्री का हो गया तो 180 में ये पूरा एंगल कितना बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, ये 22 है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 60, 60 में से 2 घटा देंगे 58 डिग्री का। ये एंगल कितना आ जाएगा, 58 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल, अब आप इस एंगल को देखो, इसमें सब तिकड़म हो गया। ये 32 है, ये 90 है, ये टोटल कितना है, 58 है, और ये आपका कितना है, 32 है। तो ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 32 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, 26 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों में से एक केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर की दी गई है। तो O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है, दो वृत्त की त्रिज्याएं बतानी है, एक वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो क्या दी गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई AB इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग का वर्ग और बीच की दूरी का वर्ग का अंतर का वर्गमूल। AB क्या दी गई है, 12 लंबाई दी गई है, 12 का स्क्वायर, इधर से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। बीच की दूरी कितनी दी गई है, 15, 15 का स्क्वायर 225,
माइनस R1 हमें निकालना है, R2 दिया गया है, कितना दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की दी गई है। तो R1 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 285, 225 में 144 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 और ये 8, 81 बचेगा। R1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है, सर स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। R प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% नंबर प्राप्त किए और 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर ये 20 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता है। 70% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 70% नंबर लेकर के आया और 5 नंबर क्या हो गए, अधिक हो गए। किससे अधिक हो गए, पास होने के लिए जो न्यूनतम मार्क्स रखे गए थे उससे 5 नंबर अधिक लेकर के आया। तो ये दोनों ही क्या है, आपके पास मार्किंग है, दोनों ही क्या है, ये आपके पास मार्किंग है और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 50% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50% की वैल्यू 25 आ जाएगी। हमें क्या बताना है, परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, परीक्षा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है भाई, 20 नंबर तो ही चाहिए, ये 50 नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, 100% क्या आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 50। अगर पूर्णांक 100 का है, 50 का है, तो 50 से तो ज़्यादा होगा ही नहीं, ये तो 100% होगा ही नहीं। 30 और 40, ठीक है, 30 और 40 भाई, 20 10% कितना होगा, 5 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा। अगर ये 20% 10 नंबर लिया था, ठीक है, और 20 नंबर और मिल जाते हैं, इससे 20 नंबर तो मिले, 20 नंबर से फेल हो गया और 10 नंबर लेकर के आया। ठीक है, 20% लेकर के आया मतलब 10 नंबर लेकर के आया, 20 नंबर और मिल जाते मतलब उसे टोटल 30 नंबर मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 30 चाहिए। न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 30। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1120 रुपया है, 205 रुपए की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 1120 रुपए क्या है, क्रय मूल्य दिया गया है, 15% का लाभ हो रहा है। 15% कितना हो गया, 112 ये हो गया और 56 ये हो गया, कितना हो गया, 168 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, बेच कितने का रहा है, 1288 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, ये बेचा कब, 205 रुपए की छूट दे दिया। अगर ये 205 रुपए की छूट नहीं देता, 8 5 कितना हो जाएगा, 1493। ये 1493 क्या है, उसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। 1493 क्या है, अंकित मूल्य है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12 दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 दिया गया है। तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। ये क्या है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये क्या है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, a प्लस बी a माइनस बी में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी दी गई है, 50। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x दिया गया है, तो अंडर रूट इतना आ जाएगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 144। 144 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 142। 142 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 1 और 7, 7100 रुपये। कितना, 7100, 7100 रुपये ने 7100, कितना आ जाएगा, 7100 आ जाएगा।
अमन 2 परीक्षाओं में शामिल होता है, उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त किए, बहुत सही नंबर मिले इसे, 420 नंबर मिले। यदि उसे कुल 70% अंक मिले तो उसने दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। टोटल कितना हो गया पूर्णांक, 1100 हो गया। इस 1100 में उसे 70% नंबर मिले। 70% नंबर का मतलब 470 नंबर मिले। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में मिला करके, पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में मिला करके 470 नंबर मिले। 1100 का 70% 70% 770 आ गया। पहली परीक्षा में उसे 420 नंबर मिले, तो दूसरी परीक्षा में उसे कितने नंबर मिले होंगे, 350 नंबर मिले होंगे। कितने में, 500 में कितना परसेंट है, 70% इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5 7 35, 70%। कितने नंबर मिले, कितने प्रतिशत नंबर मिले, दूसरे पेपर में 500 में से 70% नंबर मिले, 350 नंबर मिले। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 39.5 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का औसत वजन, विद्यार्थी का वजन कितना है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, 15 विद्यार्थी थे, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम। एक विद्यार्थी चला गया जिससे औसत वजन क्या हो गया, 39.5 हो गया है। मतलब जो जाने वाला विद्यार्थी है उसका वजन औसत वजन से क्या है, ज्यादा है, तभी उसके औसत वजन में क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, कम हुआ है। अगर ठीक है जाने वाला कम होता है तो औसत वजन में प्रभाव नहीं पड़ता, औसत वजन या तो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो 0.5 कम हुआ है। कितना, 15 विद्यार्थी थे, अब चला गया तो कितने विद्यार्थी बचे, 14 बचे। 0.5 का मतलब, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो कितने की कमी आई होगी, 7। सब में 7 की क्या आई है, कमी आई है। तो पहले औसत वजन 40 था, ठीक है ना, मतलब 47 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया होगा, तभी औसत वजन में 0.5 की क्या आ गई, कमी आ गई। ऑप्शन नंबर ए। एक विक्रेता के लिए एक वस्तु का मूल्य 1100 रुपये है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 रुपये निर्धारित करता है। वह इसे 20% की छूट पर एक ग्राहक को बेचता है। 1000 रुपये क्या है, मूल्य है। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना रखता है, 1500 रुपये अंकित मूल्य रखता है। वह इसे 20% की छूट पर एक ग्राहक को बेचता है। 1500 पर 20% की छूट देगा, बेचेगा कितने का, 1200 रुपये। ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है, और ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, वह प्रत्येक नगद भुगतान के लिए 10% की अतिरिक्त छूट देता है। 10% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, 120 रुपये की और छूट देगा, 10% की और छूट देगा, तो कितने की बेचेगा, 1080 का बेचेगा। तो विक्रेता को बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 1000 की सामान 1080 का बेच रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। हानि वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन, 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 34 किलोग्राम है। ठीक है, 24 व्यक्तियों का एक समूह है, औसत वजन कितना दिया गया है, 34 किलोग्राम दिया गया है। 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह, 48 व्यक्तियों का दूसरा एक समूह है जिनका औसत वजन हमें नहीं पता है, के दिया गया है। सभी 72 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, इस के की वैल्यू बतानी है। इस के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं लगे हैं एलिगेशन के। 34 और 56, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 34 और 56 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2, 22। ठीक है ना, इनका रेशियो कितना आ गया, 24 24, 24 दूना 48।
2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11। ये औसत से क्या है कम है, तो इधर वाला औसत से क्या होगा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 11 ज़्यादा होगा, 11 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 67। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा 67 किलोग्राम का आ जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं फिर से आप लोगों के डाउट सेशन को स्टार्ट करने के लिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आए हैं उसे आप भेज सकते हैं। अब कैसे भेजना है ये आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।